आइए बात करते हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के बारे में कि इसके प्रिंसिपल क्या है और इंश्योरेंस की प्रैक्टिस में क्या क्या होता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योर पे करता है एक प्रीमियम और इंश्योरर एक्सेप्ट करता है रिस्क। इंश्योरर क्या हो गया? कंपनी, इंश्योर जो बंदा होता है। पॉलिसी इश्यूड होती है बाय इंश्योरर इज़ द एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पॉलिसी इश्यू होती है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस है, ठीक है। जैसे कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक ऑफ़र होता है उसमें और एक एक्सेप्टेंस होता है। ऑफ़र जो होता है वो प्रपोजर की तरफ से आता है एंड ऑफ़र को ही बोलते हैं प्रपोजल। ऑफ़र यूजुअली कम्स फ्रॉम द प्रपोजर एंड ऑफ़र इज़ नोन एज प्रपोजल, ठीक है। इंश्योरर इंडिकेट करता है एक्सेप्टेंस बाय वे ऑफ कवर नोट और पॉलिसी, ठीक है। इंश्योरर एक्सेप्टेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। इंश्योरर इंडिकेट करता है एक्सेप्टेंस में कवर नोट और पॉलिसी को इशू करके, ठीक है। कंसिडरेशन में क्या है? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, नो कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड अनलेस ड्यू कंसिडरेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता अगर कुछ भी उसमें बाकी है। यहाँ पे प्रीमियम इज़ कंसिडरेशन फ्रॉम द इंश्योर। यहाँ पे जो प्रीमियम कंसिडर किया जाता है इंश्योर से जिसके इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है। प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई इज़ द कंसिडरेशन फ्रॉम द इंश्योर। प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई, प्रॉमिस किया जाता है इंडेमनीफाई करने के लिए कि कंसिडरेशन फ्रॉम द इंश्योरर, कंपनी के द्वारा, ठीक है। बोथ पार्टीज बी ऑफ द सेम माइंड, दोनों पार्टी सेम माइंड के होने चाहिए विद अ कॉमन इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट भी दोनों का सेम होना चाहिए। प्रपोजल आस्क फॉर फायर इंश्योरेंस एंड इंश्योर इशू बर्गलरी इंश्योरेंस, देयर इज नो कंसेंट अराइजिंग आउट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। अगर दोनों का इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए, पार्टीज ऑफ द सेम माइंड के होने चाहिए। प्रपोजल अगर फायर इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है और वो इंश्योरर बर्गलर इंश्योरेंस के बारे में बता रहा तो ठीक नहीं है। प्रिंसिपल जनरल इंश्योरेंस वन, जनरल इंश्योरेंस का प्रिंसिपल एक कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर्सन टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन जिसका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। माइनर्स और अनसाउंड माइंड के जो पर्सन है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ऑब्जेक्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। स्टोलन गुड्स कैन नॉट बी इंश्योर, अगर कोई चीज़ चुरा करके लाई गई है तो उसे इंश्योर नहीं किया जा सकता। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर सब्जेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व अंडर कॉमन लॉ इन द यूके विच आर जनरली फॉलोड बाय इंडियन कोर्ट्स। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि कॉमन लॉ है यूके में, जो कि जनरली इंडियन कोर्ट में भी फॉलो होते हैं। इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल लॉ ऑफ इंश्योरेंस, फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल लॉ इंश्योरेंस के लॉ के। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो ये क्या? एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, इंश्योरेबल का इंटरेस्ट होना चाहिए, इसका इंश्योरेंस किया जा रहा है। इंडेमनिटी होनी चाहिए, इंडेमनिटी में दो चीज़ें, सबरोगेशन और कंट्रीब्यूशन। सबरोगेशन और कंट्रीब्यूशन प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए, ठीक है। अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ में क्या होता है? पार्टीज ऑफ द टू द कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जिनसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व गुड फेथ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ में आपस में गुड फेथ होना चाहिए। सेलर बायर को मिसलीड नहीं कर सकता ट्रांजैक्शन के उसमें, बट ही हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कि और उसके पास कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए उसके ऊपर कि उसने डिस्क्लोज़ की कोई इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ बायर ड्यूटी टू बी केयरफुली विश लिस्ट विल्स एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये बायर की ड्यूटी होती है केयरफुली, उसमें जब एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको अच्छे से देख ले। लेट द बायर बीवेयर इज़ द लीगल रूल, ठीक है। बायर को बीवेयर करना एक लीगल रूल है इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दिस गुड फेथ इज़ रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड इन एन
ऑनरस वे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड फेथ होता है वो रिक्वायर्ड होता है टू बी ऑब्जर्व इन ऑन ऑनरस वे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में गुड फेथ ज़रूरी होता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में गुड फेथ ज़रूरी होता है in onerous way. Principles of utmost good faith. Proposer has the legal duty. Proposer के पास legal duty होती है to disclose all material information. Proposer को सारी क्या कहते हैं डिस्क्लोज करनी सारी material information about the subject matter of the insurance, और as insurer does not have this information. तो जो भी उसका जो क्या कहते हैं प्रपोजर है उसको सारी डिटेल्स देनी चाहिए क्योंकि इंश्योरर को उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन इनेबल्स द इंश्योरर टू मेक अंडरराइटिंग डिसीजन। मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिलती है इंश्योरर को, उसकी वजह से वो अंडरराइटिंग डिसीजन ले पाता है इंश्योरर। ठीक है। तो वेदर टू एक्सेप्ट द रिस्क और डिक्लाइन इट, कि इसमें क्या करना चाहिए, या तो इसको एक्सेप्ट कर ले रिस्क को या उसको डिक्लाइन कर दे। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ प्रीमियम एंड, और इसमें प्रीमियम का रेट क्या होना चाहिए उसको बताना चाहिए। व्हाट शुड बी द टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द लीगल ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ अराइजिंग अंडर कॉमन लॉ। इसे बोलते हैं लीगल ड्यूटी अटमोस्ट गुड फेथ की, जो कि अराइज करती है अंडर कॉमन लॉ। ये ड्यूटी अप्लाइज होती है नॉट ओनली टू मटेरियल फैक्ट विच द प्रपोजर नो बट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू मटेरियल फैक्ट विच ही ऑट टू नो। ठीक है। लेकिन ये एक्सटेंड करते हैं मटेरियल फैक्ट पे भी, जैसे कि ऑट टू नो माना था मटेरियल फैक्ट। इन फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऑक्यूपेंसी, ऑफिस, रेजिडेंस, शॉप। ठीक है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ऑक्यूपेंसी, ऑफिस, रेजिडेंस, शॉप, वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सेट्रा, एंड द नेचर ऑफ गुड्स स्टोर्ड, नॉन हैजार्डस, हैजार्डस और एक्स्ट्रा हैजार्डस। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऑक्यूपेंसी, ऑफिस, रेजिडेंस, शॉप, warehouse, manufacturing unit, etc. and the nature of goods stored. फायर में ये थी बिल्डिंग के ऑफिस, वेयरहाउस, नेचर ऑफ गुड्स स्टोर। इन मोटर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस में क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की प्राइवेट कार के, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ट्रक, टनेज, the purpose for which the vehicle is used, the geographical area in which it is to be used, etc. So होता है इन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एग्जैक्ट नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन का एग्जैक्ट नेचर, एज, हाइट, वेट एंड एनी फिजिकल डिसेबिलिटी एक्सेट्रा, ये सब पता होने चाहिए। जनरल मटेरियल फैक्ट, वेदर एनी इंश्योरर हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल रिन्यूअल और एज एक्स्ट्रा प्रीमियम कैंसल द पॉलिसी। जनरल मटेरियल फैक्ट क्या है, कोई भी इंश्योरर रिजेक्ट करता है प्रपोजल को या रिन्यूअल को और एज एक्स्ट्रा प्रीमियम लेता है तो कैंसिल हो सकती है पॉलिसी। प्रीवियस लॉसेस सफर्ड बाय द इंश्योर, प्रीवियस जो लॉसेस है वो सफर्ड होते हैं बाय इंश्योर, सफर्ड होते हैं जो भी इंश्योर होता है उससे। इफ़ द इंश्योरेंस इज प्लेस थ्रू एन एजेंट, अगर इंश्योरेंस को प्लेस किया जाता है किसी एजेंट के द्वारा, अगर इंश्योरेंस को प्लेस किया जाता है थ्रू एन एजेंट, इंश्योरेंस को प्लेस किया जाता है, ही विल हैव द सेम ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स नोन टू हिम और कम्युनिकेटेड टू हिम बाय द इंश्योर। अगर इंश्योरेंस को प्लेस किया जाता है थ्रू एन एजेंट, he will have the same duty of disclosure to disclose all material facts known to him or communicated to him by the insured। इंश्योरेंस को प्लेस किया जाता है किसी एजेंट के द्वारा, से सेम सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, मटेरियल फैक्ट उसके बारे में बताना पड़ेगा इंश्योर्ड को। मटेरियल फैक्ट विच कॉमन नॉलेज और मैटर्स ऑफ लॉ नीड नॉट बी डिस्क्लोज बाय द प्रपोजल। मटेरियल फैक्ट वो फैक्ट जो कॉमन नॉलेज है मैटर के ऊपर, लॉ के ऊपर, से नॉट बी डिस्क्लोज बाय द प्रपोजर, उसे प्रपोजर को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। इफ प्रपोजर सीक्स टू हैव रियॉट और फ्लड कवर, ही नीड नॉट डिस्क्लोज द प्रिवेलेंस ऑफ रियॉट फ्लड कंडीशन। अगर प्रपोजर रियॉट और फ्लड कवर के बारे में मांग रहा है, इसे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है प्रिवेलेंस ऑफ रियॉट और फ्लड कंडीशन। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर,
डिस्क्लोजर की ड्यूटी एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, इंश्योरेंस लेने के समय पे और रिन्यूअल के समय पे, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इफ देयर इज अ चेंज इन रिस्क देयर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल्सो अराइजेस। इंश्योरेंस के पीरियड के दौरान अगर कोई चेंज होता है कि रिस्क में, देयर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल्सो अराइजेस, उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको भी जो भी अराइज है उसको डिस्क्लोज करे। ब्रीच इन द ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में अराइज, ब्रीच जो ड्यूटी में है उस गुड फेथ में वो अराइज कर सकता है। थ्रू एन ओवरसाइट, किसी ओवरसाइट के द्वारा, बिकॉज द प्रपोजर थॉट दैट इट वॉज नॉट मटीरियल, कि प्रपोजर सोचता है कि वो मटीरियल नहीं था। बिकॉज द प्रपोजर थॉट दैट इट वॉज नॉट मटीरियल थ्रू एन ओवरसाइट, क्योंकि प्रपोजर कि वो मटीरियल नहीं था। और इंटेंशनली, इफ़ नॉन डिस्क्लोजर, अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर है और मिस रिप्रेजेंटेशन है इज विद द फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को खाली छोड़ देना चाहिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नो लीगल इफेक्ट और वैलिडिटी, वाइड कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगल इफेक्ट और वैलिडिटी नहीं होती। ड्यूटी इज ब्रीच ड्यू टू सम अदर रीजन, अगर ड्यूटी को ब्रीच किया जाता है कुछ अदर रीजन के कारण, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, विच मीन्स द इंश्योरर विल हैव एन ऑप्शन टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द क्लेम। कोई चीज़ छुपाई जा रही है तो उसमें वो क्या हो सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है क्लेम। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर पॉलिसी इज अनस्टैम्प्ड, अगर पॉलिसी को अनस्टैम्प किया जाता है, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर पॉलिसी को अनस्टैम्प किया जाता है उसे तो लॉ कोर्ट में एविडेंस के उस पर नहीं लिया जा सकता। कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी में क्या, प्रपोजल फॉर्म आर डिज़ाइन टू ऑब्टेन ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, प्रपोजल फॉर्म इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन ली जा सके। ईच फॉर्म कंटेन्स अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड फुल्ली एंड करेक्टली एंड दैट द प्रपोजल एंड द डिक्लेरेशन शैल बी द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल फॉर्म को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाए। हर फॉर्म में डिक्लेरेशन होता है, सभी क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं फुल्ली करेक्ट, उन्हें करेक्ट वे में देना चाहिए। दैट द प्रपोजल एंड द डिक्लेरेशन शैल बी द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लीगल इफेक्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन, लीगल इफेक्ट क्या है इसके डिक्लेरेशन का, इंश्योरर कैन अवॉइड एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी आंसर इज इनएक्यूरेट, कोई भी इंश्योरर जो है वो अवॉइड कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का अगर कोई भी इनएक्यूरेट आंसर दिया गया, इनकरेक्ट आंसर दिया गया, इवन इफ द आंसर इज़ नॉट मटेरियल टू द रिस्क, अगर आंसर उस रिस्क से मतलब मटेरियल जो है उससे मेल नहीं खा रहा, तब भी वो उसको कर सकता है। दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी होती है अटमोस्ट गुड फेथ की। द ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल, ड्यूटी जो है डिस्क्लोजर मटेरियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो अप्लाइज टू इंश्योरर, ये जो डिस्क्लोजर मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो भी इंश्योरर पे भी अप्लाई होती है। एजेंट और इंटरमीडिएरीज एज पर आईआरडीए रेगुलेशंस, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट 2002, एजेंट इंटरमीडिएरी जो है एज पर आईआरडीए रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आईआरडीए रेगुलेशन 2002, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट 2002, ठीक है। उसमें ये भी है कि इंश्योरर को भी सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो इंश्योरर जो चीज़ करता है पॉलिसी करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ द इंश्योरेबल, इंश्योरर और इंश्योरेबल, ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, लीगल राइट टू इंश्योर, उनके पास लीगल राइट होता है अपने आप को इंश्योर कराने का। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ अ राइट अंडर लॉ ऑफ लॉ टू अफेक्ट इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस के ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी के ओनर के पास राइट होता है अंडर लॉ टू अफेक्ट इंश्योरेंस on the property if he is likely to suffer financially when the property is damaged or lost। ओनर जो है प्रॉपर्टी का के पास राइट होता है अंडर लॉ टू अफेक्ट इंश्योरेंस ऑन द प्रॉपर्टी इफ़ ही इज़ लाइकली टू सफ़र फाइनेंशियली व्हेन द प्रॉपर्टी इज़ डैमेज और लॉस्ट। ओनर जो है प्रॉपर्टी का उसके पास राइट होता है कि जो अफेक्ट इंश्योरेंस है अफेक्ट हुआ प्रॉपर्टी को, अगर वो सफ़र करता है फाइनेंशियली व्हेन द प्रॉपर्टी इज डैमेज और लॉस।
क्या है, डैमेज और लॉस. दिस लीगल राइट टू इंश्योर इज कॉल्ड द इंश्योरेबल इंटरेस्ट. जो लीगल राइट है इंश्योर का, उसे बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट. विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी वॉइड. इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर उसमें नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको इंश्योरेंस को वॉइड माना जाता है, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट की. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अ गैम्बलिंग. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कोई गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन नहीं है. एग्जाम्पल, इंश्योरेंस इंटरेस्ट, ओनरशिप, जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. बैंक हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी ऑन द मॉर्टगेज ऑफ विच लोन्स हैव बीन ग्रांटेड. बैंक के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी के उस पर, ऑन द मॉर्टगेज ऑफ विच लोन्स हैव बीन ग्रांटेड. बैंक के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है. बैंक के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी ऑन द मॉर्टगेज ऑफ विच लोन्स हैव बीन ग्रांटेड. बैंक के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है ऑन प्रॉपर्टी ऑन द मॉर्टगेज ऑफ विच लोन्स हैव बीन ग्रांटेड. बैंक के पास एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी को लेकर के. बैंक के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज लेकर के विच लोन्स हैव बीन ग्रांटेड. दिस इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ लोन. लिमिटेड होता है लोन के अमाउंट पे. पॉलिसी इशूड इन द जॉइंट नेम. पॉलिसी इशू होती है जॉइंट नेम पे. ए शिप ओनर इन द शिप ओन बाय हिम. एक शिप ओनर होता है जो कि शिप ओन करता है बाय हिम. कार्गो ओनर्स, बोथ सेलर्स एंड बॉयर्स हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट. कार्गो ओनर में दोनों जो है सेलर और बायर के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है इन गुड्स एंड ओन बाय देम. द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल इन द व्हीकल. ओनर जो है मोटर व्हीकल का व्हीकल में, ही ऑल्सो हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन पोटेंशियल थर्ड पार्टी लायबिलिटी. का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए. एज डैमेज पेबल टू द थर्ड पार्टी वुड बी अ फाइनेंशियल लॉस टू हिम, तो ही कैन टेक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस. ठीक है, कि उसको थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का प्रिंसिपल. ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल इज टू प्लेस द इंश्योर्ड आफ्टर अ लॉस in the same financial position as far as possible as it was immediately before the loss. इंडेमनिटी का प्रिंसिपल क्या है कि जैसे ही पहले फाइनेंशियल लॉस से पहले था उसी कंडीशन में पहुंचा देना जिसने भी इंश्योरेंस लिया उसे. इनफैक्ट दिस प्रिंसिपल प्रिवेंट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम मेकिंग अ प्रॉफिट आउट ऑफ द लॉस. इसमें जो इंश्योरर जिसका इंश्योरेंस होता है उसको प्रॉफिट नहीं बना सकता वो, ये भी इसमें देखा जाता है. हाउ इट इज़ अप्लाइड. हाउ इज इट अप्लाइड. इसे कैसे अप्लाई किया जाता है. प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ reinstating the building or repairing of the damaged portion is assessed by, and then depreciation is deducted depending on the age and condition of the building. बिल्डिंग में कॉस्ट ऑफ reinstating कॉस्ट जो है reinstating बिल्डिंग की और रिपेयरिंग की डैमेज पोर्शन की उसे असेस की जाती है. एंड उसमें डेप्रिशिएशन डिडक्ट किया जाता है एज और कंडीशन के हिसाब से, बिल्डिंग के हिसाब से. मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी इन टोटल कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू. इंश्योर करता है डिक्लेयर वैल्यू लेस द वैल्यू ऑफ रैक salvage. And partial loss is cost of repair replacement as per the depreciation. Partial loss में cost of repair replacement or as per depreciation limits specified in this policy. In case of third party loss, these cases are indemnified as per law, subject to limits in any under the policy. Third party losses के केस में these cases are indemnified as per law. इनके cases indemnify हो जाते हैं as per law, subject to limit if any under the policy. Personal accident insurance policy (PA) policies are not the contract of strict indemnity but are defined as a benefit policy. These are rather fixed benefit policies. The benefit policies होती है reason after an accident in which a person becomes disabled
It is not practicable to place him in the same financial position in which he was before the accident, since no monetary value can be placed on human life. आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के बाद जिसमें पर्सन डिसेबल हो जाता है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल, कि ये प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता टू प्लेस हिम इन अ सेम फाइनेंशियल पोजिशन, सेम फाइनेंशियल पोजिशन में लाया जाए इन विच ही वॉज बिफोर द एक्सीडेंट। उसे दोबारा उसमें नहीं ला सकता, सिंस नो मॉनेटरी वैल्यू कैन बी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की कोई मॉनेटरी वैल्यू काम नहीं करती। लिमिटेशंस ऑन द इंश्योरर लायबिलिटी, इंश्योरर लायबिलिटी के लिए जो लिमिटेशंस, मेजर्स ऑफ द इंडेमनिटी इज सब्जेक्ट टू सेवरल लिमिटेशंस है, मेजर्स ऑफ इंडेमनिटी सब्जेक्ट टू सेवरल लिमिटेशंस होती हैं। सम इंश्योर, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लायबिलिटी अंडर द पॉलिसी, मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी लायबिलिटी में किसी पॉलिसी के अंडर। द कंडीशन ऑफ एवरेज, एवरेज की कंडीशन होती है, इफ देयर हैज़ बिन अंडर इंश्योरेंस in any property insurance only that portion of the loss is payable। condition of average, अगर under insurance any property insurance only से कोई पोर्शन जो होता है लॉस का, जो लॉस हो वो पेबल होगा। which the sum insured bears to the market value of the insured property at the time of loss, sum insured bear करता to the market value to the insured property at the time of loss। excess of franchisee, एक्सेस होता है फ्रेंचाइजी का, एक्सेस और फ्रेंचाइजी, नो लॉस इज पेबल अप टू द लिमिट, कोई भी लॉस पेबल नहीं होता है अप टू द लिमिट। इफ लॉस एक्सीड्स द लिमिट, अगर लॉस लिमिट को एक्सीड कर जाता है, ओनली एक्सेस ऑफ द लिमिट इज पेबल, खाली जो एक्सेस जो लिमिट की वो पेबल है अंडर एक्सेस क्लॉज, वाइल एंटायर लॉस बिकम्स पेबल, कि जो एंटायर लॉस है पेबल होते हैं अंडर फ्रेंचाइज क्लॉज। एग्जाम्पल, एक्सेस फ्रेंचाइजी एग्जाम ₹1000 and loss 500 to 1100। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन का प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल अराइज फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल अराइज करता है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सब्रोगेशन में भी डिफाइंड है, सब्रोगेशन में डिफाइन किया जाता है ट्रांसफर ऑफ राइट एंड रेमेडीज ऑफ द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर who has indemnified the insured into respect of the loss। सब्रोगेशन डिफाइन किया जाता है ट्रांसफर ऑफ राइट एंड रेमेडीज टू द इंश्योर्ड to the insurer who has indemnified the insured in respect of a loss। अगर इंश्योर्ड के पास कोई भी राइट होता है एक्शन का टू रिकवर द लॉस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी who is primarily responsible for the loss, the insurer having paid the loss is entitled to avail himself of these right to recover the loss from the third party। इंश्योरेंस के पास कोई भी राइट है एक्शन का टू रिकवर द लॉस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी who is primarily responsible for the loss, insurer having paid the loss is entitled to avail himself of the right to recover the loss from the third party। The insured should not receive more than the actual amount of his loss, and any recovery affected from the third party should go to the benefit of the insurer to reduce the amount of his own loss। Principle of contribution, the principle also arises from the principle of indemnity। An insured may have several insurance on the same subject matters। If he recovers his loss under all the insurance, he will obviously make a profit out of loss। Common law has therefore evolved the principle of contribution। Contribution may be defined as the right of insurer who have paid a loss under the policy to recover a proportionate amount from other insurer who are liable for the same loss। Principle of proximate cause, if the loss is brought about by one event, it would be no problem to decide the questions of liability, but in actual situation the loss may be the result of two or more causes acting simultaneously or one after other, so it becomes necessary to choose most important, most effective, most powerful cause। This cause is termed as the proximate cause। All other causes are considered as removed। English case law, PA policy। A person went out from hunting met with an accident। एक शिकार करने का एक्सीडेंट हो गया। Due to shock and weakness was unable to walk, laid down on the wet ground
and contracted cold, which developed into pneumonia and died. The court held that the proximate cause of death was the original accident and pneumonia, a disease not covered under the policy, was only a remote cause and hence the claim was payable. A person suffered accidental injuries and was taken to the hospital. While undergoing treatment, he contracted an infection disease which caused his death. The court held that the proximate cause of death was the disease and the original accident was only a remote cause and hence the claim was not payable. Sales literature. Sales literature is the collection of the materials business used to educate customers and help them make buying decisions. These materials can include pieces such as specification sheets, price lists, brochure, catalogs, media kits, and order forms. Proposal form. It is through these documents that the insurer receives information about the entity and risk to be insured. One lot of questions in the proposal form relate to the insured. Example: name, address, details of trade, business or professions, past insurance and claims history, etc. The other lot of questions are risk specific, that is, they relate to the cover which is being sought. These questions vary substantially in quality and quantity, and the replies thereto will assist the insurer to decide on the acceptance terms and conditions of the risk. The proposal form also contains a declaration confirming truth of information supplied there, as well as the consequences of not disclosing all materials facts. All proposal forms have to be signed by the proposer and submitted prior to inception of the insurance coverage, renewal notice, and official documents reminding someone that their policy is due to renewal, premium payment option, NEFT of the payment gateway, check, draft RTGS, Section 64(5)(b) of Insurance Act. No insurer shall assume any risk in India in respect of any insurance business on which premium is not ordinarily payable outside India unless and until the premium payable is received by him or is guaranteed to be paid by such person in such manner and within such time as may be prescribed, or unless and until deposit of such amount as may be prescribed is made in advance in the prescribed manner. For purposes of this section, in case of risk for which premium can be ascertained in advance, the risk may be assumed not earlier than the date on which the premium has been paid in cash or by check or to the insurer. Explanation: where the premium is tendered by postal money order or check sent by post, the risk may be assumed on the date on which the money order is booked or the check is posted, as the case may be. Any refund of the premium which may become due to the insured on the account of the cancellation of the policy or altered in the terms and conditions or otherwise shall be paid by the insurer directly to the insured by cross or order check or by postal money order, and a proper receipt shall be obtained by the insurer from the insured, and such refund shall in no case be credited to the account of the agent. Where an insurance agent collects a premium on a policy of insurance on behalf of the insurer, he shall deposit with or dispatch by post to the insurer the premiums were collected in fact in full without deduction of his commission within 24 hours of the collection, excluding bank and postal holidays. The central government may by rules relax the requirements of the subsection 1 in respect of particular category in insurance policies. J1(6). The authority may from time to time specify by the regulations made by it the manners of receipt of premium by the insurer, policy terms and conditions. While the policy wording differs substantially from one cover to the other, there are some common components of the policy documents as detailed below. Heading: this includes the name of the insurer with address and logo. Preamble. This states that the proposal may
by the insured in the basis of the contract for which the premium has been paid by the insured and the cover detailed in being provided by the insurer. Operative clause. This provides an outline of the actual cover provided under the policy exception. These list out the exclusion under the policy, that is situation when the cover is not available or claim is not payable, conditions or warranties. These relate to certain provisions which will have to be complied with by the insured for the cover to be operative. Definition. Some policies list out definitions of terms used therein to make the document simpler to comprehend. Schedule. The details herein relate to the particulars pertaining to the specific insurance specific risk covered under the policy. Signature. The documents has to carry the signature of an authorized official of the insurer at the appropriate place. Policy schedule. The policy schedule is that part of the policy documents which identifies the specific insured and risk being covered. All policy schedule carry the following information: policy number, name of the insured, address of the insured and the insured location, name of the business, profession, trade, insured, period of the insurance, description of the coverage items, sum insured, liability limits, premium amounts, reference to any policy specific terms, conditions of the cover which are not part of the standard printed policy wording. Example: endorsements, clauses, special exclusions, conditions and warranties. Endorsement. An endorsement is a written evidence. Endorsement is a written evidence of an agreed change in the policy. It is a document that incorporates changes in the terms of the policy. Endorsement can be of two types: premium bearing endorsement for which additional premium is charged. Some of the examples are the transfer of the ownership, addition of LPG CNG kit, change of RTO, location, non-premium bearing endorsement for which no additional premium is charged. Some of the examples are the rectification in contact details. Rectification is engine chassis number. Addition of the hypothecation. Endorsement may be issued at the time of issuing the policy to provide additional benefits and cover. Example: legal liability to driver or to impose restrictions. Example: accidental damage in the public carrier policy. The wording of these endorsements are as per erstwhile draft tariff, and endorsement may also be issued subsequently to the record changes such as change of address, change of name, change of vehicle, etc. There are 72 endorsements carried forward from the erstwhile traffic tariff. Section 41 of the Insurance Act rebating. Section 41 of the Insurance Act 1938 amended from time to time. No person shall allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person to take out of renew or continue an insurance in respect of any kind of the risk relating to lives or property, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown in the policies. Nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept such rebate as may be allowed in accordance with the published prospectus or tablets of the insurer, provided that acceptance by the insurance agent of commission in connection with a policy of life insurance taken out by himself or his own life shall not be deemed to be acceptance of a rebate of premium within the meaning of this subsection, if at the time of such acceptance the insurance agent satisfied the prescribed condition establishing that he is a bona fide insurance agent employed by the insurer. Any person making default in complying with the provisions of this section shall be liable for a penalty which may extend to 10 lakh rupees
Intimation of claims. When insured event occurs, a claim for payment of loss arises. In few policies, there is a specific time limit for intimating claims. All policies state that intimation be sent to insurer immediately. There are two stages of claim settlement: claim investigation, claim assessment. Investigation tries to determine the validity of claim, whereas assessment is more concerned with the cause and extent of loss. Preliminary claims procedure. Immediate actions. Insured has to act as if uninsured. Steps to be taken to protect property from further damage. Basic verification. Loss occurrence within the policy period. Basic verification. Loss occurrence within policy period. Damage caused by insured peril. Subject matter and location covered under policy. Loss intimation wherein reasonable time. Claim form. Claim form is issued along with the allotment of the claim number and opening of claim file. Some queries in the claim form are common. Example: date and time, cause and circumstances, quantum of loss, other policy details, etc. Specific queries under some other policies. Example: motor burglary, etc. Issuance of the claim form and correspondence with insured on the claim is without prejudice to admission is liable. Survey and assessment. For very small losses, claim can be settled on the basis of the claim form only, along with bill receipt and photograph. For slightly higher amounts, practice of in-house survey is followed by most insurers, particularly in motor but also occasionally in other classes of claim. However, for larger or complicated claim, licensed independent professional surveyors are invariably deputed, who would be specialized and also deemed impartial. As per the revised IRDA regulations, such surveyors have to be appointed to assess all losses above rupees 50,000 for motor and rupees 1 lakh for others. The aforesaid limits will be reviewed by IRDA every 3 years. This appointment has to be done within 72 hours of occurrence or knowledgeable of the law. Surveyors need to have a valid license renewable every 3 years. The IRDA regulation also deals with their code of conduct, duties and responsibilities, categorization, training, examination, etc. Any violation of the code of conduct provisions would result in suspension, cancellation, or non-renewal of their license. The eligibility requirements for survey license are based on educational, technical, and professional qualifications, which are specified separately for the A Department of License Issuance. They have to also complete practical training for a minimum of 12 months and obtain membership of IIII SLA, which is granted at 3 levels: licentiate, associate, and fellow, based on seniority and training. License can be given to individuals as well as firms, provided all directors, partners therein satisfy the eligibility criteria. Time limits have been specified for submission of survey reports to insurance companies by the surveys. Claim settlement and documentation. Basic documents include complete claim form and surveyors or investigators report. Other documents may be required for some claims. Example: fire, burglary, motor, PA, death, etc. For claims where reinstatement of damages is required to be established, bills received thereof have to be submitted. Marine cargo losses involved submission of various types of documents for assessment and for pursuing recovery. Arbitration much better than litigation on time and expense factors. Arbitration can be resorted to for disputed or quantum only, not liability procedural aspect, single person or 3-man bench. Settlement procedure. Claim is processed on the basis of claim form, survey, investigation reports, legal or medical opinion, and other supporting documentation. Settlements is made after obtaining discharge voucher from insured. Wherein bank financier is involved, their discharge is also required. Essential to determine who received claim money. Example: insured money, insured nominee, consignor,
consignee, bank, agreed bank clause, financial HP, etc. Salvage. Salvage refers to partially damaged property and can arise under various types of claims: fire, motor, marine, etc. If claim is settled in full, salvage belongs to the insurer and is disposed of as per their company procedure. Surveyor's assistance is often taken for this activity. Discharge, discharge voucher and claim payment. On completion of loss assessment as per policy terms and conditions, the insured acceptance is obtained through a discharge voucher, which specifies the amount of claims. Payments of the claim is done to the insured by check, demand draft, electronic fund transfer.